मसीह का तो नाम ये कंबोधीलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। आज खबरें देश से भी विदेश से भी। बड़ी खबरें हैं विदेश से। रूस की बात होगी, ओपेक देशों की बात होगी, यूरोप की बात होगी और क्या क्या होगा आज के मनी सेंट्रल में देखने के लिए, जानने के लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत करेंगे आज, आने वाली है चीनी की महंगाई। जी हाँ, गेहूं की, चावल के बाद अब चीनी भी महंगी हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्या वो संकेत हैं? क्यों बढ़ रहा देश का व्यापार घाटा, इस पर चर्चा करेंगे। डॉलर के दम के आगे सब बेदम, अब रूस पर लगेंगे कौन से प्रतिबंध? जी हां, नए प्रतिबंधों की तैयारी हो रही है। ऑयल के प्राइस कैपिंग की तैयारी हो रही है। इसके बाद कौन से प्रतिबंधों का रूस सामना करेगा, इसकी बात करेंगे। आमने सामने होंगे अंबानी और अदानी। और रिटायरमेंट की उम्र क्यों बढ़ाना चाहता है ईपीएफओ। ये तमाम मुद्दे आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। सभी खबरों पर विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुरू करते हैं आज की पहली खबर। खरीफ फसलों की बुआई का सीजन लगभग खत्म हो चुका है और कुछ एक फसलों को छोड़ दें तो अधिकतर की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। 2 सितंबर तक धान का रकबा लगभग 384 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 23 लाख हेक्टेयर पीछे है। दलहन और तिलहन का रकबा भी पिछले साल से कम है। हालांकि कपास और मोटे अनाज की खेती बढ़ी है। सर, अगर अब मानसून भी ऑफसेट शुरू हो जाने वाला है, बुआई का सीजन भी अब लगभग किनारे पर आ गया है, आपको क्या लगता है अगर हम इंपोर्ट के नज़रिए से देखें, अगर पैदावार कम होगी तो इंपोर्ट का दबाव कौन कौन सी फसलों पर बनता देख रहे हैं आप? शुभम, और इस बात से काफ़ी कुछ हद तक बाज़ार में कीमतें तय होंगी और हम आज अपने कार्यक्रम में भारत के ट्रेड डेटा पर, व्यापार के आंकड़ों पर भी चर्चा करने वाले हैं, जिनमें कि आयात एक बड़े दबाव के बिंदु के तौर पर उभर रहा है। खरीफ की फसलों में जैसे जैसे धीमे धीमे मानसून अपने उतार पर है और मौसम विभाग के आंकड़ों के हिसाब से हालांकि सामान्य से अधिक वर्षा की उम्मीद है सितंबर के महीने में, लेकिन वो वर्षा नुकसानदेह होगी मुख्य रूप से फसलों के लिए, क्योंकि बुवाई हो चुकी है और बाढ़ की संभावना है। इस बीच में 2 महत्वपूर्ण ऐसी फसलें हैं जिनको लेकर इंपोर्ट का दबाव बनता दिख रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण फसल दालों की है। दालों के रकबे में जो मैं आंकड़ा देखने की कोशिश कर रहा था, वो जहाँ पर भारत आयात पर निर्भर रहा है और आयात से की नौबत इस बार आ सकती है जो पिछले दिनों में नहीं आई थी, वहाँ करीब करीब रकबा 4% डाउन है। करीब 12.9 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जो बुवाई का क्षेत्रफल है वो कम हुआ है और इतनी कमी हमें आने वाले समय में दालों की कीमतों में रिफ्लेक्ट होना दिखाई देगी। दालों पर हम मनी सेंट्रल में विस्तार में चर्चा कर चुके हैं और हमने बताया कि दालों की कीमतों का किस तरीके का आने वाले समय में आउटलुक या स्वरूप बनने वाला है। दूसरी बड़ी चुनौती तिलहन को लेकर आने वाली है। लगातार भारत खाने वाले तेल की महंगाई झेल रहा है। कई कोशिशें हुई हैं, आयात शुल्क में कमी की गई है, कंपनियों पर दबाव बनाया गया है, लेकिन खरीफ की फसल से जो उम्मीद थी राहत की कि भारत का तिलहन उत्पादन कम से कम बढ़ेगा थोड़ा सा और खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव कम होगा, उसकी संभावना भी हमें कम दिखाई दे रही है। धान को लेकर थोड़ी सी बुआई की परिस्थिति सुधर रही है, लेकिन कुल मिलाकर पिछले साल से कम धान की पैदावार है, धान की बुवाई हुई है, इसलिए उत्पादन में कमी होने की संभावना है। तो अब महंगाई की और आयात की दृष्टि से अगर आप भारत के खाद्य बाजार को उतरते मानसून की रोशनी में देखें तो हमें दिखाई देता है कि कीमतों में कमी की कोई गुंजाइश आने वाले समय में खाद्य उत्पादों में कीमतों में कमी को कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। महंगाई, खाद्य उत्पादों की महंगाई के तौर पर 2 दबाव के बिंदु हैं, दाल और खाने वाला तेल। चावल की कीमतें पहले से ही बाजार में ऊंची हैं, उनमें फिलहाल अभी कमी की संभावना नहीं दिखाई देती। और गेहूं के बारे में हम बराबर बात कर रहे हैं कि गेहूं अगली फसल तक जब तक नहीं आता तब तक गेहूं की कीमतों पर भी दबाव बनाए रहेगा। तो कुल मिलाकर खाद्य महंगाई की जो पूरी बास्केट है उसे रिजर्व बैंक के लिए आने वाले समय में रिजर्व बैंक को उसे देख कर ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अगले फैसले करने होंगे। चावल, दाल, खाने के तेल के बाद अब बात चीनी की। आने वाले दिनों में चीनी महंगी हो सकती है, ऐसा क्यों? मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आने वाले दिनों में चीनी महंगी मिलने लगे तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि मांग, खपत और सप्लाई को लेकर चीनी उद्योग ने जो अंदाजा लगाया है वो साफ बताता है कि सप्लाई की स्थिति पिछले साल जैसी नहीं है। भले ही इस साल गन्ने का रकबा बढ़ा है और उपज भी अधिक अनुमानित है। चीनी उद्योग की माने तो इस साल 58 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में गन्ने की खेती का अनुमान है, जिससे लगभग 400 लाख टन चीनी का उत्पादन हो सकता है। घरेलू खपत के लिहाज से देखा जाए तो जरूरत से काफी ज्यादा, लेकिन सरकार हर साल
गाड़ियों के ईंधन में इथेनॉल की मिलावट के लक्ष्य को बढ़ा रही है और वो इथेनॉल भी गन्ने से ही तैयार होगा। यानी जिस गन्ने से चीनी तैयार की जा रही है उसी में से कुछ हिस्सा इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल हो रहा है। उद्योग का मानना है कि अक्टूबर से शुरू हो रहे चीनी वर्ष 2022-23 में उतना गन्ना इथेनॉल बनाने में खपत होगा जितने से 45 लाख टन चीनी तैयार हो सकती है। इस साल करीब 34 लाख टन चीनी बनाने में जितना गन्ना इस्तेमाल होता उतने का इथेनॉल बनाया गया है। यही वजह है कि 2022-23 के लिए उद्योग ने चीनी के वास्तविक उत्पादन को लेकर जो शुरुआती अंदाजा लगाया है वो 2021-22 से करीब 5 लाख टन कम है। ऊपर से इस साल पुरानी चीनी का स्टॉक भी पिछले साल की तुलना में कम रहने का अनुमान है। पिछले साल 1 अक्टूबर को जब नए चीनी वर्ष की शुरुआत हुई थी तब पुरानी चीनी का लगभग 83 लाख टन स्टॉक था। इसमें 360 लाख टन उत्पादन को शामिल कर लें तो लगभग 443 लाख टन सप्लाई बैठती है। इसमें घरेलू खपत का अनुमान लगभग 265 लाख टन है और 112 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हुई। यानी इस बार अगले सीजन के लिए लगभग 65 लाख टन ही पुराना स्टॉक बचेगा। इतना ही नहीं, उद्योग ने 2022-23 में चीनी की घरेलू खपत भी 10 लाख टन बढ़ने का अनुमान लगाया है, जो सप्लाई को और सीमित कर सकता है और असर चीनी की कीमतों पर पड़ेगा। बाजार भी मांग और सप्लाई के इस गणित को भांप चुका है। पिछले 1 महीने के दौरान कई शहरों में चीनी का रिटेल भाव 1 रुपए से लेकर 6 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गया है। हालांकि घरेलू सप्लाई पर ज्यादा असर न पड़े, इसके लिए सरकार इस साल चीनी निर्यात पर अंकुश लगा सकती है। खुद उद्योग मान रहा है कि 2022-23 के दौरान देश से चीनी के निर्यात में 32 लाख टन की कमी आ सकती है। लेकिन चीनी की मांग और सप्लाई का ये गणित चीनी का सीजन आगे बढ़ने के साथ बदल सकता है और ग्राहकों के लिए चीनी का भाव भी उसी बदले हुए गणित के साथ तय होगा। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। देश से एक्सपोर्ट में आई कमी और इंपोर्ट में हुई बढ़ोतरी की वजह से व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगस्त के दौरान देश से वस्तु निर्यात में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली, जबकि आयात 37% बढ़ गया है। अगस्त के दौरान कुल 33 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात हुआ है, वहीं आयात लगभग 62 अरब डॉलर का दर्ज किया गया। इस लिहाज से व्यापार घाटा 29 अरब डॉलर के करीब रहा। बढ़ते व्यापार घाटे की वजह से भारतीय करेंसी रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। साथ में आयात में हो रही बढ़ोतरी से विदेशी मुद्रा भंडार घटने की आशंका है। सर, निर्यात में लगातार कमी क्यों आ रही है? पहला सवाल यही, रुपया कमज़ोर होता है, आमतौर पर माना जाता है निर्यात के लिए ये बेहतर है, लेकिन रुपया कमज़ोर भी हो रहा है और निर्यात भी घट रहे हैं। निर्यात के आंकड़ों को हम करीब से देखें तो 2 चीज़ें में दिख रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मांग कम होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं और हमें दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूरोप पर हम आगे चर्चा करेंगे, अमेरिका में हम आगे चर्चा करेंगे। भारत के रुपए में कमज़ोरी के बाद भी चूँकि भारत के आयात के निर्यात में एक बड़ा हिस्सा आयातित सामानों का है और उनकी लागत लगातार बढ़ रही है, रुपया कमज़ोर होने से तो निर्यात पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार का ये कहना था, ये आंकड़े जारी करते हुए, कि भारत इस साल 450 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लेगा, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर निर्यात बिल्कुल फ्लैट है। और अगर निर्यात के आंकड़ों के भीतर जाएँ तो पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जिनके निर्यात पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया उसमें भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है टैक्स के कारण। ओवरऑल भारत के निर्यात की परिस्थिति अब धीमे धीमे बराबर हो रही है, बहुत तेज़ी से उसमें बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि व्यापार घाटे में हमें एक बड़े स्तर की बढ़ोतरी इस साल शायद भारत के व्यापार घाटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई देगी। सर, आयात की बात करें, ये तो निर्यात की बात हुई, आयात किन चीज़ों का बढ़ता दिख रहा है? आयात में सरकार की कोशिशें बहुत कामयाब नहीं दिखी शुभम। जैसे हमने देखा कि गोल्ड के ऊपर सरकार ने ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, लेकिन आयात कम नहीं हुआ। मूल्य के आधार पर रुपए की कमजोरी की वजह से कच्चे तेल के आयात में भी बढ़ोतरी हुई है। तो भारत के जो 3-4 प्रमुख आयात हैं, कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक, सोना, उनमें हमें लगातार निरंतर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जो आंकड़े हमें आयात के तौर पर मिल रहे हैं और जो व्यापार घाटे का आंकड़ा 28 बिलियन के आसपास का लगभग हमें दिखाई दे रहा, करीब 28-62 बिलियन का आंकड़ा, यह आंकड़ा शुभम इस साल के अंत तक 180 से 190 बिलियन डॉलर पर जा सकता है और भारत का यह व्यापार घाटा रिकॉर्ड व्यापार घाटा होगा। फिलहाल जब
निर्यात बढ़ने की गुंजाइश कम है। भारत में भी आर्थिक उत्पादन में गिरावट है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मंदी है और डॉलर की मजबूती लंबे समय तक बने रहने की संभावना है, जिस पर काफ़ी उथल पुथल है पूरी दुनिया में डॉलर की मजबूती को लेकर। ऐसी स्थिति में भारत में का आयात महंगा होता जाएगा कम से कम इस साल भर, और इसलिए कल सरकार की तरफ से इस बात का संकेत दिया गया कि न केवल व्यापार घाटा 180-190 अरब डॉलर के आसपास रहेगा, बल्कि अब हमें यह तय मान लेना चाहिए कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते का घाटा जीडीपी के 3% के आसपास तो रहेगा ही, उसे उससे नीचे लाना संभव नहीं है। चालू खाते का घाटा हमें भारत में विदेशी मुद्रा की आवक और कमजोरी का अंतर बताता है, और यहीं से रुपए पर दबाव के एक नए दौर की शुरुआत होती है। व्यापार घाटा ऊंचा, चालू खाते का घाटा ऊंचा, विदेशी मुद्रा भंडार में निरंतर साप्ताहिक आधार पर गिरावट। अब रुपए में आपको जो भी इस समय मजबूती या थोड़ी बहुत बढ़ोतरी या रुपए का डॉलर के तूफान के सामने टिकना दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार में रिजर्व बैंक की तरफ से दखल के तौर पर दिख रहा है, क्योंकि लगातार आयात महंगा होने के कारण डॉलर की डिमांड भारतीय बाजार में बढ़ रही है, डॉलर की आपूर्ति नहीं। अब बात डॉलर की ताकत की। अमेरिकी डॉलर के सामने दुनिया भर की दिग्गज मुद्राएं कमजोर होती जा रही हैं। यूरो से लेकर पाउंड तक सभी करेंसी कमजोर हो रही हैं। यूरो का भाव तो अब डॉलर से भी सस्ता हो गया, सिर्फ 98 सेंट में 1 यूरो मिल रहा है। पाउंड की बात करें तो उसका भाव भी घटकर 1.14 डॉलर तक आ गया है। डॉलर इंडेक्स 20 साल की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। सोमवार को डॉलर इंडेक्स ने 110 का नया हाई बनाया। सर, डॉलर इंडेक्स की मजबूती इतनी अहम क्यों है? चारों तरफ इसकी चर्चाएं हैं, क्या है डॉलर इंडेक्स और इतना अहम क्यों है ये? हाँ, डॉलर इंडेक्स की चर्चा, और हम लगातार जब अभी अपने कार्यक्रम में रुपए के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो हम डॉलर इंडेक्स के बारे में बराबर कहते हैं। तो पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि डॉलर इंडेक्स के कारण पूरी दुनिया में किस तरीके की उथल पुथल मची हुई है। एक किस्म से डॉलर की मजबूती ने दुनिया भर की सारी मुद्राओं को बेदम कर दिया। आज युआन में हमें बड़ी गिरावट दिखाई दी, यूरो में बड़ी गिरावट दिखाई, $1 से नीचे आ गया। ब्रिटेन की अपनी समस्या है स्टर्लिंग को लेकर, जिस पर हम आगे बात करेंगे। डॉलर इंडेक्स बनाया गया था 1973 में। ये इंडेक्स अमेरिका के जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी मुद्राओं के औसत के आधार पर बनाया जाता है, और इसमें जो 6-7 मुद्राएं शामिल हैं। और ये जो ब्रिटेन वुड्स का हमारे सामने डॉलर इंडेक्स में का ग्राफिक आपके सामने है, जिसमें हमें करेंसी का वेटेज दिखाई दे रहा है, और यूरो, इसीलिए यूरो की गिरावट हमें सबसे ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। इसमें जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, कैनेडियन डॉलर है, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक है। आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें युआन नहीं है डॉलर इंडेक्स में, क्योंकि इसके बाद भी ये लोग सवाल उठाते हैं कि बड़ा पार्टनर है जापान, चाइना, अमेरिका के ट्रेड का, लेकिन इस इंडेक्स का हिस्सा वो नहीं है। डॉलर इंडेक्स की लगातार मजबूती, जितनी भी प्रतिस्पर्धी मुद्राएं हैं, चाहे वो अमेरिका से व्यापार करती हों ना करती हों, चूंकि फिएट करेंसी है, और डॉलर इंडेक्स को 1973 में जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ था और डॉलर को मुख्य रूप से मुद्रा माना गया था, उस समय जब बनाया गया था, ये उस समय के हिसाब से ये मुद्राएं तय की गई थी कि वो उस समय अमेरिका के बड़े ट्रेड पार्टनर हुआ करते थे। इसमें कुछ और मुद्दे भी हैं डॉलर इंडेक्स में, क्योंकि बाकी मुद्राएं जिसमें शामिल नहीं है उनकी पारदर्शिता को लेकर बड़े सवाल हैं। जैसे युआन की पारदर्शिता को लेकर, चीनी युआन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बल्कि चीन का युआन तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व की जो वॉच लिस्ट है, करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट, उसमें भी शामिल रहता है हमेशा। तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती 2 वजहों से आ रही है। एक तो अमेरिकी बाजार में ब्याज दरें बढ़ते रहने की संभावना है। बीते सप्ताह हमें आंकड़े मिले, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, मौद्रिक आंकड़े मिले और इकोनॉमिक आंकड़े मिले अमेरिका के बाजार के, जो बताते हैं कि वहाँ अभी भी महंगाई काफ़ी ऊँची है। फेडरल रिजर्व के फैसलों के बाद भी महंगाई में की दर में कमी की रफ्तार बहुत सुस्त है, और इसलिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण डॉलर की मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अब प्लाजा एकॉर्ड वाले दौर की याद कर रहे हैं, और एक दौर में जब 1980 के दशक में जब डॉलर इतना मजबूत हो गया था कि अमेरिका के निर्यात का नुकसान होने लगा था, तब उसके बाद एक समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका ने अपने डॉलर की, अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया था दुनिया की अन्य मुद्राओं को मदद देने के लिए। वो एक दूसरा अलग किस्सा है, हम लोग किस्सों के सिक्के में इस पर विस्तार से इस किस्से पर बात कर चुके हैं, और आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर वो समझ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था 1980 के दशक में, और उसके बाद जापान गहरी मंदी में चला गया था। लगभग हम वैसी स्थिति डॉलर इंडेक्स के संदर्भ में देख रहे हैं। रुपए की कमजोरी डॉलर इंडेक्स की तुलना में, बाकी मुद्राओं की तुलना में कम दिखाई दे रही, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में सबसे बड़ा वजन यूरो का है, और यूरो अब $1 से नीचे आ गया। सर, यूरो में कमजोरी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूरोप के लिए, जो इस समय
संकट में है, उसके बाद ये मुद्रा का कमजोर होना? यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये सबसे बुरा समय है। और जैसा हम लोगों ने बार बार चर्चा की कि यूरोप मंदी के दहलीज के सबसे करीब खड़ा है खिसकने के लिए। और उस भी यूरोप में कई सारी अर्थव्यवस्थाएं, भले ही वो अपने रूस की गैस बंद करने के कहर से या रूस से गैस की आपूर्ति बंद होने की समस्या का समाधान ढूंढ लें, पर इस आने वाली मंदी की समस्या का समाधान वो नहीं ढूंढ सकती। क्योंकि जो तात्कालिक तौर पर यूरोप की अर्थव्यवस्था में समस्या आई वो महंगाई है। रिकॉर्ड महंगाई है ब्रिटेन में, रिकॉर्ड महंगाई है फ्रांस में, रिकॉर्ड महंगाई दर है जर्मनी में। इन अर्थव्यवस्थाओं ने वैसे भी महंगाई के कारण मुद्राओं को कमजोर किया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक दुनिया का सबसे कंजर्वेटिव बैंक है ब्याज दरें बढ़ाने के मामले में। दुनिया के सेंट्रल बैंक जब तेजी से ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक बहुत संभल कर ब्याज दरें बढ़ाता है, क्योंकि यूरोप में सारी अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग गति से दौड़ती हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मंदी है, कुछ अर्थव्यवस्थाएं मझोली स्तर की हैं। और अब जबकि सारी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई का दबाव दिखाई दे रहा है तो वहाँ ब्याज दरें बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन जब तक ब्याज दरें नहीं बढ़ती यूरोप में, तब तक यूरोप की मुद्राएं महंगाई की मार से बुरी तरह कराती रहेंगी। और उसकी वजह हमें यूरो की गिरावट के तौर पर दिखाई दे रहा है पूरे यूरोजोन में। तो कुछ जो थोड़ी बहुत ठीक या मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जो इसे फेस भी कर रही हैं, वो सिंगल मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा होने के कारण उन्हें भी असर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा बड़े इंपोर्ट्स यूरोप के एनर्जी के तौर पर हैं और उनकी एनर्जी की लागत से लगातार बढ़ती जा रही है। वही भारत जैसी स्थिति है, करेंसी कमज़ोर हो रही है, चाहे वो कतार से या यूरोप से या यूएस से कहीं से भी गैस मंगा रहे हों, तेल मंगा रहे हों, उनकी लागत बढ़ रही है और वो वापस लौट कर यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई को बढ़ा रही है। और इसीलिए हमने यूरो में इतनी बड़ी गिरावट देखी। तो एक तो वजह अपने स्तर पर अमेरिका के डॉलर में मजबूती है, और दूसरी तरफ बिल्कुल अटलांटिक के उस पार यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं में गहरा संकट है। और इसने पूरा व्यापार संतुलन फिलहाल अटलांटिक के दोनों साइड में बिगाड़ दिया है, अमेरिका और यूरोप के बीच में। और इन देशों को, इन अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात करने वाले देश, चाहे वो चीन या भारत भी हों, उनके लिए भी एक नए किस्म की परिस्थिति पैदा की है जो इससे पहले हमने 1980 के दशक में शायद देखी थी। सर, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, कल ये खबर छपी, 2 दिन से लगातार ये खबर चल रही है। क्या इसमें भी मुद्रा का ही कमजोर होना, पाउंड का कमजोर होना ही फैक्टर है? बड़ा फैक्टर यूके की इकोनॉमी का है। और आज जब हम यूके में नई सरकार बनने की चर्चाओं पे संभावनाओं पे बात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि लिज ट्रस उसमें आगे हैं ऋषि सुनक से, तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई दे रही हैं। भारत का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तिमाही आधार पर डॉलर के वैल्यूएशन के तौर पर था। और पहली बार अरसे बाद, लगभग कई दशकों बाद, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है कि ये माना जा रहा है कि वहाँ पर डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग की पैरिटी आ सकती है, जो ब्रेग्जिट के समय आई थी। जब ब्रेग्जिट का रेफरेंडम आया था और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था, उस समय जो हमने जितनी बुरी पिटाई मुद्रा बाजार में स्टर्लिंग की या पाउंड स्टर्लिंग की देखी थी, लगभग वैसी स्थिति हमें दिखाई दे रही है। और उस वजह से डॉलर की मजबूती के कारण डॉलर टर्म्स में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का टोटल क्वार्टरली तिमाही का वैल्यूएशन तेजी से गिरा है। अभी हम $1 के आसपास के करीब देख रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पाउंड स्टर्लिंग और टूटेगा, क्योंकि लिज ट्रस जो कि संभावित प्रधानमंत्री बताई जा रही हैं, उनकी घोषणाओं के बाद भी, उनके आर्थिक एजेंडे के बाद भी पाउंड की बदहाली में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी बाजार उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहा है। और इधर रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है यूके में, एनर्जी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। नई सरकार को वहां आकर सब्सिडी में बड़ा पैसा डालना पड़ेगा, जैसे हमने जर्मनी में भी देखा कि जर्मनी ने एक बड़ा पैकेज जारी किया है अपने यहाँ लोगों को बिजली की और एनर्जी की महंगाई से बचाने के लिए। तो इसलिए अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को आप बाकी पैमानों पर देखें, प्रति व्यक्ति आय के तौर पर, खपत के तौर पर, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बहुत पीछे और काफ़ी अलग है। पर अभी ये जो दुनिया के मौद्रिक बाजारों में बड़ी उथल पुथल मची है डॉलर की मजबूती के कारण, उसका असर हमें कई सारी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्मूल्यांकन के तौर पर सामने दिख रहा है। जब ये धुंध बैठेगी और नीचे बैठेगी, तब हमें समझ पाएंगे कि कौन सी अर्थव्यवस्था इस धुंध में या इस तूफान में कितने कायदे से खड़ी रह पाई। वैसे तो भारत की जीडीपी के तिमाही आंकड़े हमारे सामने हैं, जिन पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। रूस ने यूरोप में उसकी नेचुरल गैस के सबसे बड़े खरीदार जर्मनी के लिए गैस की सप्लाई रोक दी है। गैस की सप्लाई को नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में मरम्मत के नाम पर रोका गया है, लेकिन माना जा रहा है कि G7 देशों की ओर से रूसी क्रूड ऑयल के भाव पर कैपिंग के प्रस्ताव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जर्मनी भी G7 समूह का सदस्य है।
सर, यूरोप के लिए अभी कितना बड़ा संकट है भी संकट की नहीं है? अब आत्मनिर्भर हो गए हैं वो लोग? आत्मनिर्भर तो नहीं हुए, लेकिन अगर आप पिछले 4-5 महीने मार्च से सितंबर देखें तो यूरोप ने अपने कार्यक्रम में रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए वो बहुत तेजी से उठाए। एक कार्यक्रम जारी किया गया जिस पर हमने मनी सेंट्रल में पहले चर्चा की थी, उसका नाम रीपावर EU था। बड़ा निवेश किया जर्मनी ने अपने यहाँ LNG के इंपोर्ट में। उस LNG के इंपोर्ट के कारण जर्मनी ने ऑफिशियली ऐलान किया कि उनके सर्दियों की तैयारी हो चुकी है, उनके भंडार भरे हुए हैं। और इसलिए इस बीच में जितनी बार रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम में पाइप के गैस की सप्लाई रोकी है, यूरोप को और ज़्यादा अपनी तैयारियां मजबूत करने का मौका मिला। अब स्ट्रेटजी का उदाहरण आप देखें, जर्मनी ने जब संकट था उस समय अपने यहाँ लोगों पर टैक्स लगाया और एनर्जी की कैपेसिटीज़ क्रिएट की, और अब जर्मनी एक पैकेज लेकर आया जिसमें कि उसने पेंशनर्स को, जो निम्न आय वर्ग की आबादी है, स्टूडेंट्स है, उनको बिजली के बिल कम करने के लिए सब्सिडी देने की बात कही है। तो यूरोप में महंगाई का दबाव नॉर्ड स्ट्रीम गैस की पाइपलाइन से सप्लाई बंद होने पर ज़रूर बना रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। महंगाई चाहे वो भारत की हो या वो अमेरिका की हो या यूरोप की हो, एक ही तरह की होती। महंगाई एक बार आगे जाती है तो पीछे नहीं आती, वो दबाव तो बना रहेगा। लेकिन पिछले 6-7 महीनों में यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं ने रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जो कोशिशें की हैं, उसके नतीजे भी समानांतर रूप से सामने आने लगे हैं। LNG का इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ा है, मध्य पूर्व से इंपोर्ट बढ़ रहा है, अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ रहा है, और अब LNG के आधार पर यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं अपनी ऊर्जा क्षमताओं को तैयार कर रही हैं, ना कि रूस से आने वाली गैस पाइपलाइन की। इस बीच खबर यह भी है कि नॉर्ड स्ट्रीम की गैस पाइपलाइन से भले ही एनर्जी गैस का फ्लो कम कर दिया गया हो, लेकिन चर्चा यह भी है कि शायद यूक्रेन के जरिए जो पाइपलाइन है उससे रूस गैस भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अजीब सी और काफ़ी महत्वपूर्ण रस्साकशी है जिसमें अभी ये देखना होगा कि जब G7 के देश पूरी तरह कैपिंग लेकर आ जाएंगे रूस के तेल की कीमत पर, तब उसका बाजारों पर क्या असर होगा। सर, कैंपिंग की तैयारी तो लगभग पूरी हो गई, EU आगे बढ़ चुका है, भारत से, चीन से भी ये कहा गया है कि आप भी सपोर्ट करें। आपको लगता है ये तैयारी लगभग पूरी हो गई और कैंपिंग किसी भी समय आ सकती है? तैयारी तो कैपिंग की पूरी है। कैपिंग के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिस पर निगाहें पूरी दुनिया की हैं, हमारी भी हैं शुभम, की प्राइस क्या तय की जाती है, किस कीमत से कम कीमत पर रूस को तेल भेजने के लिए बाध्य किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इस पूरे का प्रोसेस का, ऑपरेशन का तरीका क्या होगा, क्योंकि यहाँ से रूस पर प्रतिबंधों की एक नई खेप आ सकती है। अभी भी रूस से आने वाला तेल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन्स ले जाती हैं। जो उन शिपिंग लाइन्स को इंश्योरेंस मिलता है, उस इंश्योरेंस को देने वाली कंपनियों को भी इंश्योरेंस देने की इजाज़त है। उन शिपिंग लाइन्स के पीछे और इंश्योरेंस कंपनियों के पीछे जो बैंकर्स खड़े होते हैं वो भी अभी अपना निवेश कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो ट्रेड हो रहा है ऑयल का, जो रूस से निकल कर बाहर ऑयल आ रहा है, चाहे वो पाइपलाइन के जरिए आ रहा हो, टैंकर के जरिए आ रहा हो, वो अभी कायम है, उस पर प्रतिबंध नहीं है उस तरीके से। कैपिंग के बाद ये देखना होगा कि कैसे ये प्रतिबंध यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इन ऑयल सप्लायर्स पर या इन इंश्योरेंस कंपनियों पर लगाती हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ है कि क्या इसके बाद रशिया अपने ऑयल की सप्लाई मार्केट में जारी रखेगा। माना यह जा रहा है कि चूंकि रूस को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी और रूस के पास कमोडिटी एक्सपोर्ट के अलावा कोई बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है, तो वो कच्चे तेल की जो भी कीमत का दबाव तय किया जाएगा वो उसे मानेगा। इससे बाजार में आपूर्ति तो बनी रहेगी, लेकिन रूस को एक सीमा से अधिक पैसा इस पर नहीं मिलेगा। लेकिन G7 देश कमिटेड है, और बल्कि नॉर्ड स्ट्रीम की पाइपलाइन में जो परमानेंट सप्लाई बंद करने की बात रूस ने कही है, उसके बाद शायद G7 देश और जल्दी इसकी प्रतिक्रिया में कैपिंग पर फैसला लेंगे और इसे लेकर तेल बाजार में अच्छी खासी उथल पुथल है। उधर कच्चे तेल के उत्पादन पर फैसला लेने के लिए आज ओपेक प्लस देशों की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में तेल उत्पादन बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं होगा, उल्टा उत्पादन घटाने को लेकर चर्चा हो सकती है। यही वजह है कि बैठक से पहले वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $2 चढ़कर करीब $95 के करीब है और WTI क्रूड भी $89 के करीब पहुँच गया। सर, कैपिंग के बाद अगर रूस पर कैपिंग आ जाती है, उसके बाद ओपेक प्लस देशों की अगली रणनीति क्या होगी? माना ही जा रहा था, शुभ माना जा रहा है अभी तक कि अभी हमारे पास कोई नतीजे नहीं आए ओपेक की बैठक जो वियना में चल रही है, लेकिन वह काफ़ी दिलचस्प रस्साकशी चल रही है, इस बात की सूचना है हमारे पास है। ओपेक प्लस देशों को देश अगर उत्पादन में कटौती करते हैं तो उन्हें रूस से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, और यही ओपेक की सबसे बड़ी जद्दोजहद है, क्योंकि
प्रोडक्शन कट करने के फैसले पर रूस की आपत्ति ज़रूर होगी। रूस ये नहीं चाहता है कि प्रोडक्शन कट किया जाए, क्योंकि प्रोडक्शन कट करने का मतलब है कि हाँ, ओपेक देश ये बात मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई में कमी आएगी, डिमांड में कमी आएगी, और इसलिए उस हिसाब से उन्हें कीमतों को स्थिर रखने की ज़रूरत है। कई सारे ओपेक सदस्य इस बात का इशारा कर चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को एक सीमा से अधिक नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा और उसके लिए उत्पादन में कटौती की जाएगी। लेकिन रशिया ने ऐसा हमें पता चल रहा है कि रशिया को ये लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो उसके हाथ से एक बड़ा बाजार निकल जाएगा, क्योंकि उसे अभी फ़िलहाल उसे हमने मनी सेंट्रल में चर्चा भी की है कि रशिया ने प्रतिबंधों के बावजूद बड़ा अपना रिकॉर्ड निर्यात किया है अगस्त में। दूसरी चीज़ है कि यहीं से ओपेक और रशिया के रिश्तों का भी महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होगा, क्योंकि फिर सीधे प्रतिबंध के दायरे में आ जाएगा रूस का तेल, जबकि ओपेक देश अपने स्तर पर अपने फैसले लेंगे। पर यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अगर ओपेक देश इस पर फैसला करते हैं, दोनों तरफ बात झुकी हुई है, अगर ओपेक देश इस पर फैसला करते हैं कि उत्पादन में कटौती होगी और रूस के ऊपर प्राइस कैपिंग की जाती है, यानी रूस का सस्ता तेल बाजार में आता रहेगा पर रूस को कीमत नहीं मिलेगी, तो हमें कच्चे तेल के बाजार में शुभम बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट्स दिखाई देंगे। और कच्चा तेल का बाजार हमें समझना ज़रूरी है। हम लोग चर्चा करते हैं कच्चा तेल का बाजार या क्रूड ऑयल का बाजार दुनिया का सबसे अनइलास्टिक मार्केट है। थोड़ी सी भी 1000, 2000, 50,000 बैरल की सप्लाई इधर उधर होने पर बाजार बहुत तेज मूव करता है। किसी भी कमोडिटी का बाजार इतनी तेजी से मूव नहीं करता। इसलिए हम लोग अक्सर इस बात पर आश्चर्य करते रहते हैं कि हफ्ते भर पहले हम 100 से ऊपर देखते हैं और एकदम घटकर 93-94 पर आ जाता है। तो ये उतार चढ़ाव हमें कच्चे तेल के बाजारों में आने वाले समय में दिखाई देता रहेगा, क्योंकि दुनिया की जो कूटनीतिक पेशबंदी है वो बहुत अलग अलग तरीके से कच्चे तेल के बाजार को अपनी तरफ खींच रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप की तरफ से लैंको अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट को आईबीसी के तहत खरीदने के लिए ऑफर दिए गए हैं। रिपोर्ट की माने तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से 1960 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, जबकि अदानी ग्रुप की तरफ से 1800 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। लैंको के कर्जदारों की तरफ से अगर रिलायंस का ऑफर माना जाता है तो आईबीसी के तहत कंपनी की ये तीसरी खरीदारी होगी। इससे पहले आरआईएल ने आईबीसी के तहत रिलायंस इंफ्राट्रेल और आलोक इंडस्ट्रीज की खरीद की थी। सर, लैंको को लेकर क्या अदानी अंबानी पहली बार आमने सामने आएंगे? अब आमने सामने आ ही गए हैं। पहली बार एक ऐसा प्रोजेक्ट है। इससे पहले अडानी समूह जिन कंपनियों के अधिग्रहण में आगे आया था, उसमें वहाँ रिलायंस के कोई स्टेक्स नहीं थे, रिलायंस सामने आने को तैयार नहीं था। और जब रिलायंस ने जिन कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज इससे पहले, कि उसमें अडानी समूह सामने नहीं था। पर दिलचस्प रूप से थर्मल पावर प्लांट को लेकर, कोयले पर आधारित बिजली को लेकर अडानी और अंबानी दोनों सामने आ गए। रिलायंस समूह के पास एक कोल बेस्ड पावर प्लांट है हजीरा में 360 मेगावाट का। ये दूसरा प्लांट है जिसके लिए रिलायंस समूह थर्मल पावर में आने की तैयारी कर रहा है, जबकि अडानीज थर्मल पावर में पहले से हैं। लैंको अमरकंटक एक बीमार परियोजना है, आईबीसी में गई थी। इसमें जो दो सबसे बड़े लेंडर हैं जिन्होंने इसकी कीमत लगाई, वो दोनों सरकारी कंपनियां हैं। एक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है जिस सबसे बड़ा लेंडर है, और दूसरा आरईसी है जो सरकारी लेंडर है। इन्होंने ये कीमत इसकी करीब 1800 करोड़ रुपए के आसपास लगाई है। अगर अभी हम तात्कालिक तौर पर आंकड़ों को देखें और बिड्स को देखें तो रिलायंस समूह अडानी समूह की बिडिंग से थोड़ा आगे दिखाई देता है। लेकिन यहाँ से दो दिलचस्प चीज़ें निकलती हैं कि थर्मल पावर में भी रिलायंस और अडानी समूह आगे आमने सामने आ सकते हैं। हम अभी तक ये समझ रहे थे कि जो तेल से संबंधित एनर्जी का क्षेत्र है, वहाँ अडानी समूह अंबानी समूह अपने आप को सीमित रखेगा। और पिछले दिनों में, पिछले 2 साल में अडानी समूह ने कई सारे थर्मल पावर प्लांट्स पर या तो निवेश किया है, उन्हें खरीदा है। हाल में एक बड़ी खरीद छत्तीसगढ़ में भी हुई है। लेकिन अब थर्मल पावर में मुकेश अंबानी ने अपनी स्टेक्स काफ़ी हाई कर दी, और यहाँ एक दिलचस्प कॉर्पोरेट राइवलरी आमने सामने की पहली बार देखने को मिलेगी। अब ये यदि अडानी समूह इस बोली को और आगे बढ़ाता है तो सीधा टकराव होगा, नहीं तो इस बात की संभावना है कि शायद मुकेश अंबानी का रिलायंस समूह लैंको अमरकंटक पावर के अधिग्रहण के थोड़ा करीब पहुँच गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के पक्ष में। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2047 के लिए ईपीएफओ के विजन डॉक्यूमेंट में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का सुझाव दिया गया। डॉक्यूमेंट में दुनिया के अन्य देशों में अधिक रिटायरमेंट उम्र का हवाला भी दिया गया। माना जा रहा है कि 2047 तक भारत में ऐसे 14 करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष से
ऊपर होगी। सर, ईपीएफओ इस बात को लेकर दबाव क्यों बना रहा है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाए? अच्छा, ये आज के लिए हमारे दृष्टि से और भारत की पूरे रोजगार बाजार, भारत के बुजुर्ग आबादी की पेंशन बाजार, इससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम और बदलाव है। हम लगातार पिछले सालों में शुभम अलग अलग संदर्भों में भारत में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने की चर्चाएं देखते रहे हैं, बार बार आती रही हैं और बार बार पीछे जाती रही हैं। उन चर्चाओं के मूल में एक ही बात रहती है कि क्या जितनी तेज़ी से भारत में एजिंग आ रही है, या जितनी तेज़ी से लोग रिटायर हो रहे हैं या बुढ़े होंगे, उसके बाद उनके पेंशन का बोझ उठाया जा पाएगा कि नहीं। भारत में 15-16% आबादी को छोड़ दें तो इसके अलावा अधिकांश आबादी के पास तो कोई पेंशन है ही नहीं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब यहाँ से आप दो चीज़ें देख सकते हैं कि भारत का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो कितने गहरे दबाव में है। अब अगर आप ईपीएफओ को माने तो ईपीएफओ के पास 12 लाख करोड़ रुपए का एक कॉर्पस है और करीब करीब 6 करोड़ लोग हैं पूरी आबादी में जिन्हें ईपीएफओ पेंशन की सुविधा या पेंशन की गारंटी या पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। पूरी भारत की आबादी में बहुत छोटा नंबर है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखें तो हम भारत में आम लोगों को की सुरक्षा देने के स्थिति में सबसे पीछे खड़े हैं। मतलब अफ्रीका के कई देशों में ज़्यादा बड़ी आबादी को कुछ ना कुछ पेंशन की सुरक्षा मिलती है। यहाँ हम आपको रेफ़र करना चाहेंगे, अगर पेंशन के बारे में आप जानना चाहें तो हमने इकोनॉमिकम में एक बार विस्तार से भारत की पेंशन चुनौती पर चर्चा की थी और उसमें हमने संकेत दिया था कि सरकार इस दुविधा में फंसेगी और वो दुविधा हमारे सामने आ गई है। तो पहली चीज़ तो ये कि इतनी छोटी सी आबादी को भी आने वाले समय में पेंशन दे पाने की क्षमता भारत के ईपीएफओ में नहीं है, इसलिए वो आयु बढ़ाने के लिए कह रहा है। दूसरी चीज़ ये कि भारत में इससे पहले पेंशन रिफॉर्म का बुनियादी आधार ही यही था कि सरकार पेंशन का बोझ नहीं उठाएगी, इसलिए नई पेंशन पॉलिसी लाई गई थी। ये कहा गया था कि लोग अपने कंट्रीब्यूशन से पेंशन चलाएंगे। उसके बाद भी जो कंट्रीब्यूशन सरकार को या बाकी लोगों को करना है उसका भी बोझ इतना बड़ा होने वाला है कि उसे उठाने की क्षमता भी पेंशन भारत के ईपीएफओ में नहीं है और इसलिए ईपीएफओ चाहता है कि इसे आगे बढ़ा दिया जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात यह शुभम कि अभी भारत का पेंशन फंड बाजार तो विकसित ही नहीं हुआ, अभी तो तैयार ही नहीं हुआ। भारत में पेंशन बाजार, पेंशन प्लान, पेंशन के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी आबादी उससे बाहर है, ये बात समझना ज़रूरी है। सरकार अगर रिटायरमेंट की एज नहीं बढ़ाएगी तो फिर ईपीएफओ को आने वाले समय में अपने कामकाज के तौर तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, रिटर्न्स कम करने पड़ेंगे जो बचत पर पैसे, क्योंकि उसे और ज़्यादा कॉर्पस तैयार करना पड़ेगा आने वाली नए लोगों के लिए जिन्हें उसे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स देने हैं, और जबकि वो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भारत में अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है। सर, जॉब मार्केट पर इसका क्या असर होगा? अगर हम दूसरी तरह से पकड़ना चाहें कि अगर रिटायरमेंट की एज बढ़ेगी तो जो नए आने वाले लोग हैं, युवा हैं या जॉब मार्केट है, वो किस तरीके से तस्वीर बदलेगा? यही सबसे बड़ी दुविधा है सरकार के सामने। ईपीएफओ ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में हवाला दिया है कि यूरोपियन यूनियन में रिटायरमेंट की एज 65 साल है, डेनमार्क, इटली, ग्रीस में 67 साल है, अमेरिका में 66 साल है। भारत में अलग अलग नियमों, अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत रिटायरमेंट की अवधि 98 साल से 65 साल के बीच में है। भारत तो अजीब सी दुविधा में है। भारत को ज़्यादा नए पद खाली चाहिए, यानी जो लोग 58 या 60 साल में रिटायर हो रहे हैं वो रिटायर हों और उनके पद खाली हों तो नए रोजगार वहाँ आए, नए लोगों को रोजगार मिले। यदि सरकार ईपीएफओ की सिफारिश पर और पेंशन का दबाव कम करने के लिए भारत में रिटायरमेंट अवधि को हम औसत मान लें 60 साल, 98 से 65 के बीच में अगर 5 साल भी बढ़ाती है तो फिर उन युवाओं का क्या होगा जो रोजगार की लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें जॉब्स चाहिए, जिन्हें नौकरियां चाहिए। और हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर सरकार ये अवधि बढ़ाएगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी अपने यहाँ रिटायरमेंट की अवधि बढ़ाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी ये कोशिश करेगा कि उसके यहाँ जो उपलब्ध वर्कफोर्स है वो और लंबे समय तक काम करती रहे। और यही वो दुविधा है जिस दुविधा में सरकार शायद इतनी आसानी से तय नहीं कर पाएगी कि उसे भारत में रिटायरमेंट की अवधि बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए। दोनों ही परिस्थितियों में रिटायरमेंट की अवधि बढ़ाए जाने से रोजगार बाजार पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ेगा, और अगर रिटायरमेंट की अवधि यही बनाए रखी गई तो भारत का जो सोशल सर्विस स्ट्रक्चर है जो ईपीएफओ चलाता है उसके लिए काम करने में कई सारी चुनौतियां आएंगी। और यहाँ हमें लगता है कि सरकार को बिल्कुल एक इनोवेटिव सोशल सिक्योरिटी नेट, सेफ्टी नेट की तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। देर नहीं हुई है, जबकि भारत में सामाजिक सुरक्षा को लेकर नए सिरे से नई चर्चाएं की जाएं, केंद्र और राज्य सरकारें मिलें और एक बड़ा प्लान लेकर आएँ जिससे कि देश की कम से कम अधिकांश आबादी का बुढ़ापा तो कुछ हद तक सुरक्षित हो सके। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। चलते चलते आपको बताता हूँ एक खास शो के बारे में। आज का शो आप देखिए चैन की सांस। मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए मनी9 का, और चैन की सांस पर आज रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर एक खास शो तैयार किया गया है। इस शो में आप अपने 20s में हैं
तो कैसे तैयारी करें, 30s में हैं तो कैसे तैयारी करें, और 40s में हैं तो कैसे तैयारी करें अपने रिटायरमेंट की। अलग अलग 3 केस स्टडी लेकर ये बताया गया है कितने फंड की आपको ज़रूरत होगी और उस फंड तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। प्रियंका संभव के साथ चैन की सांस का ये शो जरूर देखिए। मनी 9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तत्काल डाउनलोड कीजिए, एक्सक्लूसिवली ये शो सिर्फ वहीं उपलब्ध है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 7 बजे। नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा